गोपीगंज नामक गांव में गणेश नामक एक व्यापारी रहता था, जो अपने गांव के बाजार में मछलियां बेचा करता था। आइए आइए, ताजी ताजी मछलियां ले जाइए। रोहू, हिलसा, जो मन हो पका कर खाइए। आइए आइए। ये मछलियां कितने रुपए किलो दी है भैया? मात्र 400 रुपए किलो बहन। ठीक है, 1 किलो दे दो और 1 पीस ज्यादा डालना, मैं रोज यहीं से सामान ले जाती हूँ। गणेश उस महिला को मछली तोल कर दे देता है। तभी उसका पड़ोसी चंदन भी ढेर सारी मछलियां लेकर बाजार में आता है। चंदन को देख गणेश गुस्से में बोलता है, ये दुष्ट चंदन आज मछलियां लेकर भी आ गया। कॉपी कैट कहीं का। जो मैं बेचता हूँ वो ही ये भी बेचने लगता है। परसों जब मैं सेब लेकर आया था तब ये भी सेब लेकर आ गया। कल जब मैं कपड़े लेकर आया था ये कपड़े लेकर आ गया। और आज ये मछलियां। ना जाने ये दुष्ट मुझे चैन से व्यापार करने क्यों नहीं देता। तभी उसका पड़ोसी चंदन गणेश से बोला, क्यों गणेश भाई, बोनी बट्टा हुआ कि नहीं, या सुबह से मक्खियां ही मार रहे हो? देखो इस कमीने को। पहले तो मेरी नकल उतार कर मेरी बिक्री घटाता है और फिर पूछता है बोहनी हुई कि नहीं। दुष्ट कहीं का। गणेश चंदन से कुछ नहीं बोलता और अपना काम करता रहता है। आइए आइए, ताजी ताजी मछलियां ले जाइए। रोहू, हिलसा, जो मन हो पका कर खाइए। आइए आइए, सिर्फ 400 रुपया किलो। 400 रुपया किलो। तभी चंदन की दुकान पर टिल्लू और मल्लू नामक 2 आदमी आते हैं। जाओ मेरे शेरों, अपना काम चालू कर दो। तुम्हें पता है ना कि क्या करना है? जो हुक्म मेरे सरकार, अभी चालू करता हूँ। चंदन उनसे धीरे से बोलता है। टिल्लू गणेश की दुकान पर जाता है और वहाँ पर रोते हुए हल्ला मचाना शुरू कर देता है। सुनो भाइयों, इस गणेश से मछलियां मत खरीदना। अभी मेरी बीवी इससे मछलियां खरीद कर गई थी और उसे खाते ही उसके पेट में जोर का दर्द उठने लगा। लगता है ये गणेश सड़ी हुई मछलियां बेचता है। टिल्लू की बात सुन गणेश के सभी ग्राहक चंदन के पास चले जाते हैं। गणेश उन्हें रोकने की पूरी कोशिश करता है। अरे अरे, आप लोग कहाँ जा रहे हैं? ये आदमी झूठ बोल रहा है। आप मेरा भरोसा कीजिए, ये बिल्कुल ताजी मछलियां हैं। अच्छा चलिए, आप मुझे 400 रुपए किलो की जगह 300 रुपए दे दीजिएगा, ठीक है? लेकिन गणेश की कोई नहीं सुनता और सभी ग्राहक चंदन के पास चले जाते हैं। चंदन खुशी से चहकने लगता है। आइए आइए, मुझसे ताजी ताजी मछलियां ले जाइए। गणेश की सड़ी मछलियां बिल्कुल मत खाइए। आइए आइए, मुझसे ताजी ताजी फ्रेश फ्रेश मछलियां ले जाइए। गणेश गुस्से से चंदन के पास जाकर बोला, ए चंदन, तेरी हिम्मत कैसे हुई रे मेरे मछलियों को सड़ी हुई कहने की? अरे गणेश बाबू, मैं कहाँ आपकी मछलियों को सड़ी हुई कह रहा हूँ। वो तो आपके ही एक ग्राहक के पति ने कहा था। आप भागो यहाँ से और मुझे मछलियाँ बेचने दो। गणेश निराश होकर खाली हाथ अपने घर चला जाता है, जहाँ उसकी पत्नी सिद्धि उससे बोलती है, क्या हुआ जी, आप खाली हाथ क्यों घर आ गए? सारी मछलियाँ बिक गई है ना? आप भी ना बहुत भोले हैं। इसका मक्कल वाले दुष्ट चंदन को सबक नहीं सिखा सकते क्या? एक काम कीजिए, आप कल से बकरी बेचिए और इस बार कोई गलती मत करिएगा। अगले दिन गणेश अपने घर में जितनी भी जमा पूंजी थी उससे एक हष्ट पुष्ट बकरी खरीदकर बाजार में बेचने निकल जाता है। आइए आइए, इस बकरी को ले जाइए। इसके स्वादिष्ट मटन को खाइए। आइए आइए। तभी चंदन अपने दोनों आदमियों टिल्लू और मल्लू को कोने में बुलाकर उनके कानों में फुसफुसाता है। जाओ मेरे शेरों, अपना काम चालू कर दो। तुम्हें पता है ना कि क्या करना है? जो हुक्म मेरे सरकार, अभी चालू करता हूँ।
चिल्लू गणेश की बकरी के आसपास एक चक्कर लगाता है और फिर उससे हंसते हुए बोलता है। अरे गणेश भाई, इस गाय के बछड़े को क्यों बेच रहे हो? तुम्हें तो पता है ना, गाय को मारना पाप है। अगर किसी को पता चल गया तो वो लोग तुम्हें बहुत पीटेंगे। गणेश अपनी बकरी को ध्यान से देखते हुए बोला। अरे नहीं भाई, ये गाय नहीं बकरी है। वैसे भी मुझे तुम पर यकीन नहीं है। कल तुम्हारे झूठ की वजह से ही मेरा नुकसान हुआ था। ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। मैं तो तुम्हारे भले की बात ही कर रहा था। तभी कुछ देर बाद मल्लू आता है और गणेश की बकरी को ध्यान से देखते हुए बोलता है। ये गाय का बछड़ा कैसे दिए भाई? भाई, ये गाय नहीं बकरी है। अच्छा, मुझे अंधा समझा है क्या? साफ साफ दिख रहा है कि ये बकरी नहीं बल्कि गाय का बछड़ा है। खैर, तुम्हें नहीं देनी तो कोई बात नहीं, मैं कहीं और से ले लूंगा। अरे, कहीं उस पशुपालक ने गलती से मुझे बकरी की जगह गाय तो नहीं दे दी? अब मैं इसका क्या करूंगा? मेरे सारे पैसे बर्बाद हो गए। कितनी मेहनत से मैंने उन पैसों को जुटाया था। तभी चंदन गणेश के पास आकर बोलता है। क्या बात है गणेश भाई, इस गाय के बछड़े को क्यों बेच रहे हो? इसे भला कोई क्यों खरीदेगा? ये तो अभी दूध भी नहीं देती होगी। ये गाय नहीं बकरी है चंदन भाई। चंदन जोर जोर से हंसते हुए बोला। अच्छा जोक मारा, गाय को सीधा बकरी बना दिया। लोगों की बातें सुन गणेश को अब पूरा विश्वास हो गया था कि ये बकरी नहीं बल्कि गाय है। वे किसी भी तरह इसे बेचना चाहता था। तभी उससे चंदन बोला। देखो गणेश भाई, तुम जैसे भी हो, आखिरकार हो तो मेरे पड़ोसी ही। इसलिए पड़ोसी होने के नाते मेरा धर्म है कि मैं तुम्हारी मदद करूं। एक काम करो, तुम इस गाय को मुझे 500 रुपए में बेच दो। ये तो बहुत कम दाम है चंदन भाई। मैंने इसे 2000 रुपए में खरीदा है। ठीक है, तो तुम इसी तरह खड़े रहो, क्योंकि कोई भी तुम्हारी इस गाय के बछड़े को नहीं खरीदने वाला। मैं जा रहा हूँ। चंदन वहां से जाने वाला होता है। तभी गणेश उसे रोकते हुए बोलता है। ठीक है चंदन भाई, लाओ 500 रुपए तुम्हारा। बहुत बहुत धन्यवाद इस गाय के बछड़े को खरीदने के लिए। चंदन गणेश को 500 रुपए देते हुए बोला। एक पड़ोसी ही जब अपने पड़ोसी के काम नहीं आएगा तो भला कौन आएगा? आज आपको फिर उस दुष्ट चंदन ने बेवकूफ बना दिया। आपको भी ना न जाने कब अक्ल आएगी। अरे भाग्यवान, अगर मैं उसे अपनी गाय नहीं बेचता ना तो कोई भी और व्यक्ति उसे नहीं खरीदता। सभी कह रहे थे कि वो बकरी नहीं बल्कि गाय है। अरे मेरे भोले पतिदेव, आपको अभी तक ये समझ नहीं आया कि वे दोनों व्यक्ति दुष्ट हैं, दुष्ट आदमी हैं। अच्छा, अब मैं क्या करूं? मेरी सारी जमा पूंजी भी खत्म हो गई है। अब मैं क्या बेचूंगा? उस दुष्ट चंदन को कैसे सबक सिखाऊंगा? अब आप कुछ नहीं करेंगे। अब जो करूंगी मैं करूंगी। सिद्धि अपनी अलमारी में से अपने इकलौते गहने को निकालकर गणेश को देती हुए उसके कानों में फुसफुसाती है। उसे सुन गणेश उत्साह से बोलता है। वाह मेरी बुद्धिमान पत्नी, ये कितना अच्छा आइडिया है। गणेश सिद्धि के गहने बेच कुछ पैसे का इंतजाम करता है और राजमिस्त्री को बुलाकर अपने घर के ऊपर दीवार उठाने लगता है। ये देख चंदन अपनी पत्नी आशा से बोलता है। ये गणेश अपने घर के ऊपर दीवार क्यों उठा रहा है? आखिरकार वो अब क्या करना चाह रहा है? रुको, मैं अभी पता कर आती हूँ। उसकी पत्नी सिद्धि से मेरी अच्छी बोलचाल है। आशा सिद्धि के पास जाकर मुस्कुराते हुए बोलती है। क्या बात है बहन, तुम अपने घर के ऊपर दीवार क्यों उठवा रही हो? तुम दोनों के रहने के लिए तो ये घर अच्छा खासा है और ये जगह भी काफी है। वे बात नहीं है दीदी जी,
आज से मेरे पति मधुमक्खी पालन का व्यापार शुरू करने जा रहे हैं, जिससे हमें ढेर सारा शहद प्राप्त होगा। हाँ, जिसे हम बेचकर खूब सारा पैसा कमाएंगे। वाह वाह, कितना अच्छा व्यापार सोचा है। मैं भी अपने पति को इसके बारे में बताती हूँ। आशा चंदन को सारी बातें बताती है। अच्छा, तो अब गणेश शहद बेचने की सोच रहा है। देखता हूँ मेरे रहते वो शहद कैसे बेचता है। अगले दिन चंदन भी राजमिस्त्री से अपने घर की छत की दीवार उठवा देता है और ढेर सारे फूल लाकर छत पर बिखेर देता है, जिससे मधुमक्खी आकर्षित होकर उसके पास आए और अपना छत्ता बनाए। यह देख गणेश मुस्कुराते हुए बोला, लगता है तीर बिल्कुल निशाने पर जाकर लगा है। अब इस कॉपी कैट को इसके सारे पापों की सजा एक साथ मिलेगी। धीरे धीरे कई महीने बीत जाते हैं। तभी एक चंदन और उसकी पत्नी आशा दर्द से चीखते हुए गणेश के घर आते हैं। उनके सारे शरीर पर फफोले पड़े हुए थे और हर जगह मधुमक्खियों ने काटा हुआ था। अरे मुझे बचा लो गणेश भाई, देखो इन दुष्ट मधुमक्खियों ने हमारा क्या हाल किया। मेरे सारे घर में अपना छत्ता बना लिया। अब हम कहाँ रहेंगे। आखिर क्या हुआ, साफ साफ बताओ। अरे वे हुआ यूं कि धीरे धीरे मधुमक्खियों ने अपना छत्ता अपनी आदत के अनुसार हमारे छत से बढ़ते बढ़ते हमारे कमरे तक बनाने लगी, जिसकी वजह से इनको बहुत गुस्सा आया और इन्होंने गुस्से में एक पत्थर मधुमक्खियों के छत्ते पर मार दिया, जिसके कारण उन सारी मधुमक्खियों ने हमें इतना काटा कि हमारे सारे शरीर पर फफोले ही पड़ गए। गणेश और सिद्धि हंसते हुए बोले, देखा, मेरी नकल कर कर मुझे परेशान करने का नतीजा। ये सब तुम्हारे बुरे कर्मों का फल है। अब इसे भुगतो। ये सब मेरी पत्नी सिद्धि का आइडिया था, तुम्हें सबक सिखाने के लिए। मुझे माफ कर दो गणेश भाई, अब से मैं तुम्हारी नकल नहीं करूंगा और हमेशा जियो और जीने दो के सिद्धांत पर चलूंगा। ये मेरा तुमसे वादा है। तभी आशा सिद्धि से बोली, क्या तुम्हारे यहाँ की मधुमक्खी अपना छत्ता तुम्हारे कमरे में नहीं बना रही? नहीं, क्योंकि हम इतने महीने से मधुमक्खी पालन नहीं बल्कि ताजी ताजी सब्जियां उगाकर गांव के दूसरे गांव में बेच रहे हैं। चलो दिखाती हूँ। सिद्धि चंदन और आशा को अपने छत पर ले जाती है, जहाँ पर ढेर सारी हरी हरी सब्जियां उगी थी। यह देख चंदन और आशा को बहुत दुख होता है और वे दोनों गले से लिपट कर रोने लगते हैं। गणेश और सिद्धि उन्हें देख मुस्कुराते रहते हैं। तो दोस्तों, कहानी यहीं खत्म हुई। कहानी की सीख हमें यही सिखाती है कि कभी भी किसी से होड़ नहीं करनी चाहिए। जो आप कार्य कर रहे हैं वो आप करते रहिए। चालाकी करो लेकिन इतनी नहीं करो। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, कमेंट बॉक्स में बताएं आपको ये कहानी कैसी लगी।